today is my first interaction with you in this training program और इंशाल्लाह subsequently आपसे इंटरेक्शन बाकी मॉड्यूल्स में भी काफ़ी में रहेगा, लेकिन जो पहला इंटरेक्शन है और उसका जो थीम है वो एक बेसिक तब्दीली जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पिछले कुछ अरसे से जो तब्दीली आ रही है उससे रिलेटेड है कि हम जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला रहे थे जिसके तहत आपको पता है कि हम पोस्ट इंटरमीडिएट जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे थे जिसे हम डिग्री प्रोग्राम कहते थे बीए बीएससी का, उसको अब बीए बीएससी प्रोग्राम को शिफ्ट कर दिया एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने और इस प्रोग्राम की जो कामयाबी के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और कामयाबी इस प्रोग्राम की अगर होनी है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। दैट वुड बी द फोकस ऑफ डिस्कशन टुडेज सेशन। और इंशाल्लाह इसका मोड यही होगा कि पहला जो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है वो मैं आपके साथ आपके सामने अपने प्रेजेंटेशन रखूँगा और लास्ट 15 मिनट्स में फिर आपका इनपुट लूँगा और आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो उसको मैं रिप्लाई करूँगा या आप अपना कोई इनपुट देना चाहें। तो पहली बात जो बड़ी बुनियादी है वो ये है कि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का सिस्टम हमारा चल रहा था कि हम अपने पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट 2 साल का हमारा प्रोग्राम था और इंटरमीडिएट के बाद हम एक डिग्री प्रोग्राम चला रहे थे विच वाज बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ साइंस, जो 2 साल का एनुअल सिस्टम प्रोग्राम था। और उसके बाद फिर अगर कोई फर्दर पढ़ना चाहता था तो उसको 2 साल मज़ीद स्टडी के बाद वो मास्टर्स जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहते हैं वो थी। और उसमें उस ट्रेडिशनल प्रोग्राम में 14 साल की स्टडी के बाद आपको ग्रेजुएशन की और 16 साल की स्टडी के बाद किसी भी कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती थी। अच्छा, ये प्रैक्टिस चलती रही। उसके बाद फिर HEC ने फैसला किया कि हमने BA BSc और MA MSc को फेज़ आउट करके उसकी जगह पर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और BS प्रोग्राम को लॉन्च करना है। अब जो चीज़ समझने की है उसकी वजह यह है, जो मेरी आज की गुफ्तगू होगी ना, इस पे ये एक डिबेटेबल गुफ्तगू है और इसमें अभी क्योंकि मैंने इस हवाले से प्रिंसिपल से भी अभी काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ डिवीज़न के प्रिंसिपल की भी ट्रेनिंग चल रही है, तो प्रिंसिपल से भी जो हमारा इंटरेक्शन होता है या बाकी कोलीग से भी, तो स्प्लिट ओपिनियन पाया जाता है, डिवाइडेड ओपिनियन है। कोई लोग पुराने सिस्टम को बहुत कहते हैं जी वही ठीक चल रहा था, इसकी क्या ज़रूरत थी, और जो लोग इसकी स्पिरिट को समझते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं इसको। तो मेरा जो काम है बुनियादी तौर पर यहाँ पे ये है कि क्योंकि मैं एक बहुत सी चीज़ों में बहुत से जो डेवलपमेंट्स थी उसमें मैं शामिल रहा हूँ और मुझे फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी कि ये डिबेट क्या थी, कैसे शुरू हुई, और फिर इस एसोसिएट डिग्री का एक जो एक्सपेरिमेंट है, अभी ये एसोसिएट डिग्री जिसको आप लोग चला रहे हैं पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में, हमारे जो कुलीग्स इस ट्रेनिंग में शामिल हैं, उसमें तो आपको इसमें कोई तब्दीली बाजार नज़र नहीं आती क्योंकि वही पुराना BA BSc का निज़ाम है, लेकिन हम उसको BA BSc नहीं कह रहे, उसको हम कह रहे हैं एसोसिएट डिग्री आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री साइंस। लेकिन एक्चुअली ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है। ट्रांजिशनल फेज़ में एक रोड मैप था हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का, और उस रोड मैप में उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया था जिसके तहत कॉलेजों को कहा था कि वो इस टारगेट के अंदर कॉलेजों को नहीं कहा था बल्कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ को कहा था कि वो इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के साथ रिप्लेस करें, और नए सिस्टम की जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो ये हैं, और इसके मुताबिक अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी से नए सिस्टम के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करवाएं और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाएं। क्योंकि पुराना सिस्टम एक डेडलाइन के बाद HEC उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा और ऐसी डिग्री को भी रिकग्नाइज़ नहीं करेगा जो पुराने सिस्टम के तहत ऑफ़र की जाएगी, जो BA BSc और MA MSc का सिस्टम था और जो डिग्रियां हम ऑफ़र कर रहे थे। अब हम आते हैं इस एस्पेक्ट की तरफ कि ये एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये सारा जो डेवलपमेंट है इसका पीछे रैशनल है क्या था बेसिकली।
देखें, एक तो ये एक 2015-16 में ये एक डिबेट थी, एक डिस्कशन थी। एचईसी ने इस हवाले से स्टेक होल्डर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया और एक लेंथी प्रोसीजर था जिसमें नंबर ऑफ मीटिंग्स वर कन्वीन इन इस्लामाबाद, फेडरल एचईसी ने जो करवाई, और उसमें जो डिस्कशन वहाँ पे होती रही, जो रैशनल बनता है बेसिकली इस पैराडाइम शिफ्ट का, वो रैशनल ये था। एक तो 15-16 का ईयर बड़ा अहम है। 15-16 का ईयर इसलिए आज से भी अहम है कि 15-16 का साल वो था जिसमें ये सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और चाइना की तरफ से ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, जो 2013 में उन्होंने लॉन्च किया, और फिर उसमें पाकिस्तान का जो उसमें हिस्सा था और जो पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ थी उसे हम पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, ये भी स्टार्ट किया गया। और इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए था कि वो ज़ाहिर है कि 2030 में ये पूरी ऑपरेशनल होगा तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और इस तब्दीली को गेम चेंजर का नाम दिया गया और कहा गया कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में इंडस्ट्री प्रमोट होगी, इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, पाकिस्तान में बहुत सी जॉब क्रिएट होंगी, और हमें पाकिस्तान की यूथ को तैयार करना है कि जो अपॉर्चुनिटी सी पैक ऑफ़र करेगा उससे हमारे नौजवान इस्तेफ़ादा करें, उससे हमारे यहाँ बेरोज़गारी कम होगी, उससे हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, और उससे जो हमारी यूथ जो है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये ना हो कि जब ये सी पैक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो हमारी यूथ में वो पोटेंशियल ना हो, वो स्किल ही ना हो कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मटेरियलाइज कर सके। और जो इन्वेस्टर है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा इन इकोनॉमिक जोन्स में, 23 इकोनॉमिक जोन्स प्लान हुए थे 4 सूबों में, और वो अपनी जो स्किल्ड लेबर है वो हमारे मुल्क से लेने की बजाय बाहर के मुल्कों से ले, क्योंकि इन्वेस्टर ने तो लेबर लेनी है जहाँ पर उसको कम्पिटेंट लेबर मिलेगी, कम्पिटेटिव रेट पर मिलेगी। तो हमने अपने इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम में भी तब्दीली लानी है, जिसमें हमने अपनी यूथ को स्किल्ड करना है। ये एक डिबेट के पीछे एक रैशनल ये था। दूसरी जो डिबेट के पीछे जो बेस थी वो ये थी कि हमारा जो ये सिस्टम चला आ रहा है, जो हम चला रहे हैं, जिसमें हम 14 साल की स्टडी के बाद अपने स्टूडेंट को या अपने कैंडिडेट को ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, और 16 साल की स्टडी के बाद हम उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, ये अब दुनिया में कहीं पर भी प्रेवलेंट नहीं है, और इट डज नॉट मैच विद द ग्लोबल प्रैक्टिस। दुनिया भर में चाहे वो एडवांस कंट्रीज़ हैं चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज़ जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा आइडियल है, या वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं, कहीं पर भी ये एजुकेशन सिस्टम अब प्रेवलेंट नहीं है। क्योंकि दुनिया में प्रैक्टिस ये है कि दुनिया भर में जो बैचलर डिग्री है वो 16 साल की स्टडी के बाद ऑफ़र होती है, और 16 साल की स्टडी के बाद आप बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, चाहे वो 1 साल की हो चाहे वो 2 साल की हो, जिसे MS या MPhil डिग्री कहा जाता है, या उसके ऊपर फिर PhD की डिग्री है। लेकिन जो बैचलर डिग्री है दैट इज गिवन टू ए कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 16 years of education. This is the prevalent practice in all the countries, either these are developed countries or developing countries. तो एक तो ये है कि हमें दुनिया के साथ चलना है जिधर दुनिया जा रही है, और उसका एक सबूत ये था कि हमारे जो बच्चे इंटरमीडिएट करने के या जो ये डिग्रियां लेने के बाद हमारी BA BSc की या MA MSc की डिग्री लेने के बाद बाहर हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते थे कि अगर कोई बच्चा जो है उसके पास रिसोर्सेज हैं या उसको कोई स्कॉलरशिप मिल गया और वो MPhil करने या PhD करने के लिए किसी बाहर के मुल्क में दाखिला लेता है, तो बाहर के मुल्कों में उसको रिसर्च डिग्री में दाखिला देने से पहले वो कहते थे कि आप पहले ग्रेजुएशन करें, पहले आप बैचलर डिग्री लें, आपकी इस डिग्री को हम नहीं मानते, तो आपने 2 साल की या 1 साल की ग्रेजुएशन डिग्री करनी है। जब आप वो करेंगे हमारे मुल्क में तो देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिसर्च डिग्री, जो कि MPhil या PhD की डिग्री है। तो हमारे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को वहाँ एक्स्ट्रा 1 साल या 2 साल पढ़ना पड़ता था तो उस डिग्री के लिए जिस डिग्री के लिए वो बाहर एडमिशन ले रहा था।
क्योंकि वो इस डिग्री को रिकग्नाइज नहीं करते थे। वो कहते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री 16 ईयर्स की स्टडीज़ है, 14 ईयर्स की नहीं है। तो ग्लोबल प्रैक्टिस से भी हम मैच नहीं कर रहे थे। फिर इसकी डिबेट का जो एक हिस्सा था वो ये था कि हमारा जो ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम बीए, बीएससी या बीकॉम काम चला रहे थे, जो एनुअल सिस्टम के तहत हम एक करिकुलम जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटियाँ देती थी और कॉलेजों में पढ़ाया जाता था, इसमें इनहेरेंट भी वीकनेसेस थी, ड्रॉबैक्स थे, और इसका एवेल्यूएशन सिस्टम भी, उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ, और इसके कोर्सेज और सिलेबस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ, और कहा गया कि एक बच्चा जो इंटरमीडिएट करने के बाद, जिसको हम हायर सेकेंडरी कहते हैं, दुनिया भर में इंटरमीडिएट को हायर सेकेंडरी कहा जाता है, 12 साल की स्टडी जो होती है, तो हायर सेकेंडरी के बाद जो हमारा बच्चा 2 साल के बाद डिग्री लेता है, जिसको वो ग्रेजुएशन की डिग्री कहता है, वो बच्चा कोई स्किल उसके पास नहीं होता, वो ये डिग्री उसमें कोई स्किल इनकलकेट नहीं करती। चुनाचे नतीजा ये होता है कि वो ग्रेजुएट हो जाता है और वो अपने आप को ग्रेजुएट समझता है, बट ही और शी इज अनेबल टू एब्जॉर्ब एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर कंसर्न। बड़ी लिमिटेड यानी लोगों को जॉब मिलती थी। वजह ये होती है कि ज़्यादातर लोग जो ये डिग्री लेते थे उनकी कोशिश होती है कि सरकारी मुलाजमत मिले, और गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो हमेशा लिमिटेड होती हैं। वो कभी भी आपकी देखें, हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बच्चे बीए, बीएससी की डिग्री लेकर मार्केट में आते थे, और इसमें रेगुलर स्टूडेंट भी थे जो कॉलेजों से पढ़ते थे, और इसमें प्राइवेट कैंडिडेट भी थे जो घरों में बैठ के तैयारी करके एग्ज़ाम देते थे। इनकी तादाद लाखों में थी। अब ये लाखों की तादाद में स्टूडेंट 2 साल पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करके बीए, बीएससी मार्केट में आते हैं और जॉब के लिए कोशिश करते हैं। अब एम्प्लॉयर जो है वो 2 तरह के हैं। एक एम्प्लॉयर वो है जो गवर्नमेंट है, एक एम्प्लॉयर वो है वो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर इनको जॉब कैसे देगा जबकि एक बीए पढ़े वाले बच्चे के अंदर कोई भी स्किल नहीं है। उसने 2 साल गुजारे, 2 साल में उसने आखिरी 2-3 महीने रटा रुटा लगा के एग्ज़ाम दिया। हमारा जो कोर्स बीए का था वो अभी भी है, वो इसी तरह है कि उसमें 1-2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश कंपलसरी है, और अमूमन हमारे यहाँ इंग्लिश ही एक बेसिक बेंचमार्क होता था कि अगर बच्चा इंग्लिश में बीए में पास हो गया या बीएससी में तो वो बाकी सब्जेक्ट पास हो ही जाता था, और सबसे ज़्यादा फेलियर रेशियो उसमें थी, और बच्चे जो थे ज़्यादातर इंग्लिश में फ़ेल होते थे, और वो अपने 2 साल उनके ज़ाया हो जाते थे, और जो पास भी हो जाते थे उनमें भी कोई स्किल नहीं था। आप किसी बीए पढ़े बच्चे को अगर कहें कि कोई बताओ तुम में क्या स्किल है, कोई एप्लीकेशन लिख दो या कोई और ऐसी चीज़, तो ये हकीकत है। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये नहीं है कि मैं चूँकि ख़ुद एक इदारे का हेड हूँ और एक तवील अरसे से हूँ, और मैं अपनी भी कहानी आपको सुनाऊँगा कि क्या यानी, और आप लोग उसको ख़ुद भी देखें। बात ये है, हर एज के तकाजे होते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट थे, मैं 80s में स्टूडेंट था, आप में से मेरे कोलीग्स जो बाद में भी रहे जिन्होंने इसी सिस्टम में बीए, एमए किया, 90s तक भी 90s में पढ़े, ये 80s 90s का ज़माना जो है इसमें बिलाशुबा हमें पता है कि जब हमारे यहाँ हमने एडमिशन लिया बीए में तो कितने स्टूडेंट बीए करते थे, कितना कंपटीशन होता था, मेरिट लिस्ट लगती थी। फिर बच्चे जो थे, क्योंकि उस वक़्त तकाज़े उस वक़्त के और तरह के थे। आज की दुनिया में बदल गई है। आज दुनिया में इस एज को हम कहते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है। आज किसी इदारे में जॉब करने का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया हुआ है। आज लोग फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, आज लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। और ये हकीकत थी कि हमारे ये बच्चे, इनसे जब पूछते थे कि आपने बीए किया है या एमए किया है तो क्या करना, कहते सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और ये अप्लाई करते रहते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ, और अखबारों में हमने खबरें पढ़ते थे कि जी गवर्नमेंट के फ़लाँ इदारे में ग्रेड 5 की, ग्रेड 4 की, ग्रेड 7 की, ग्रेड 10 की जॉब आई है। 1.5 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया, 50,000 कैंडिडेट ने अप्लाई कर रहे हैं, उसमें इतने बीए हैं, इतने एमए हैं, और बंदा हैरान होता था कि ग्रेड 2, 3, 1, 4, 5 की नौकरी के लिए बीए, एमए लोग अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारों में। तो इसमें चंद एक को वो मिल जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब में अमूमन ये कंसेप्ट होता है कि उसमें करना तो कुछ होता नहीं है, और हम लोग गवर्नमेंट के इदारे में या उसकी न्यूसेंस वैल्यू या उसमें ये है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पेंशनेबल जॉब है, लेकिन होती वो लिमिटेड सी हैं। चले वो आप लाखों हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें चंद 100 को जॉब मिल जाती है, और बाकी बेचारे जो है वो
अनएम्प्लॉयड रहते हैं और वो अनएम्प्लॉयड रह के उनमें तरह तरह की फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और सोसाइटी में कई तरह की वो फिर एक किस्म के लिए सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं जब बच्चा एक डिग्री लेता है और वो ये समझता है कि चूंकि वो ग्रेजुएट हो चुका है लिहाजा वो कोई हाथ का काम नहीं करेगा, वो कोई और एक ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसको तो आप दफ्तर में बैठना है, उसको एक टेबल कुर्सी चाहिए और वो दफ्तर में बैठ के ही काम करेगा क्योंकि वो ग्रेजुएट है। और इस चक्कर में अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो देन ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड और फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में वो कोई भी नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइंड हो सकता है और कोई भी मुआशरे के लिए चैलेंज बन सकता है। तो ये फैक्ट्स था। और फिर ज़ाहिर है कि इस चीज़ के नतीजे में हमने ये भी देखा कि बिलाशुबा हमारा ये जो बीएससी बच्चा था, हम जिस मोड पे इसको टीचिंग दे रहे थे और ये हकीकत थी कि हम टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ना वो लिंक बनता था, टीचर आया क्लास में उसने कोर्स कवर किया और बच्चे अमूमन आखिरी 2-2.5 महीने बैठ के रटा रुटा लगा के एग्ज़ाम दे लेते थे। मैंने कहा कि इंग्लिश में अगर पास हो गए तो बीए हो गया, वरना इंग्लिश में फ़ेल हो गए। और ये रिज़ल्ट परसेंटेज, क्योंकि हमारा आखिरी बीए बैच जो है हमारे कॉलेज में वो 2016 का था, उसके बाद हमने बीए को फेज़ आउट कर दिया। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों किया हमने। और जो आखिरी बैच था, क्योंकि जब हमने बीए को फेज़ आउट किया और हमने एडीपी को एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया तो हमारी फैकल्टी की तरफ से भी रेजिस्टेंस आई कि ये क्यों कर रहे हैं। तो उस पर जो बात मैंने उनके साथ शेयर की, मैंने कहा देखें ये काफ़ी अरसे से बीए बीएससी में एनरोलमेंट भी कम हुई है, चूँकि इसमें अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो जो पोटेंशियल बच्चे होते हैं वो एडमिशन ही नहीं ले रहे इस प्रोग्राम में, जो कभी लेते थे। अब बच्चों की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है और हम मजबूरन जो है अपने स्टाफ की जस्टिफिकेशन के लिए और अपनी वर्कलोड को देखते हुए हम अपने मेरिट को लो कर देते हैं ताकि किसी तरीके से हमारी 2 सेक्शन बन जाए एडमिशन के। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी ज़हन में रखनी है, जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ एनरोलमेंट के हवाले से, तो ज़रा मेल और फीमेल कॉलेजों में इसमें डिफरेंस है। फीमेल में इतना ज़्यादा एनरोलमेंट का चैलेंज नहीं रहा जितना मेल में रहा ये इस अरसे में, क्योंकि फ़ीमेल में बच्चियों ने जॉब की इतनी उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती और वो सिर्फ डिग्री लेने की गर्ज से बाज़ औक़ात मेजॉरिटी जो है बच्चियों की पढ़ रही होती है, तो वहाँ पर तो शायद इनरोलमेंट बीए प्रोग्राम में इतनी नहीं कम हुई जितनी हमारे मेल कॉलेजों में हुई। तो आखिरी हमारा जो बैच था उसमें तकरीबन हमने 123, यानी हमारे पास गुंजाइश तो 200 से भी ज़्यादा की थी, लेकिन 123 पर हमने उसको क्लोज़ किया और लोएस्ट मेरिट पे। और नतीजा ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ड्रॉप होते रहे और आखिर में कोई 46 बच्चे जो थे वो बीए के एग्ज़ाम में अपीयर हुए और उनमें 21 जो थे वो पास हुए। तो मैंने फिर कहा जी ये 21 बच्चों को, हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, हमने यानी ये पास हुए हैं हमारे इस रिज़ल्ट में, जो पासिंग में यानी आप सेकंड डिवीज़न में जिसे समझ लें। और अमूमन हमने देखा कि प्राइवेट बच्चे जो अपीयर होते थे वो पोजीशनें ले लेते थे, जो रेगुलर बच्चे थे उनकी पोजीशनें भी नहीं आती थी हमारे इस बीए बीएससी प्रोग्राम में। घर बैठ के भी आप इसकी तैयारी कर सकते थे और लाखों की तादाद में बच्चे घरों से बैठ के तैयारी करके बीए बीएससी के एग्ज़ाम देते थे। बट क्वेश्चन ये है कि जो डिग्री वो ले रहे हैं उस डिग्री के नतीजे में जॉब उनको कहाँ मिलेगी और वो कितना स्किल्ड है और कोई क्या प्राइवेट सेक्टर उनको कोई जॉब ऑफर कर सकता है। तो उसका जवाब नफ़ी में था। ज़ाहिर है एक तो बच्चों का ट्रेंड कम हुआ, इसकी एनरोलमेंट कम हुई ख़ास तौर पर मेल कॉलेजों में, और दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद में यानी लोएस्ट मेरिट वाले बच्चे अब आ रहे हैं, उनमें फेलियर रेशर बन रहा है। और हमें याद पड़ता है कि हमारे कॉलेजों में प्रिंसिपल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है बीए बीएससी का प्रोग्राम, और बीए के रिज़ल्ट की बुनियाद पर ही प्रिंसिपल्स की एसीआर जो है ख़राब होती रही है और कई प्रिंसिपलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती रही है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो बिलो यूनिवर्सिटी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन थी और प्रिंसिपल जस्टिफिकेशन ये देते थे जी हमने तो पूरी कोशिश की, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, अगर बच्चा फेल हो गया। तो मसला ये था कि जो बच्चे अच्छे यानी मेहनती बच्चे होते हैं या जिनकी जो ज़्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, उनकी अब प्रायोरिटी ये है ही नहीं कि वो बीए करें या बीएससी करें, वो और फील्ड जो समझते हैं जिनमें उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वो उधर चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अब ये एक चैलेंज बनता जा रहा था। तो बहरहाल उसमें ये सारी चीज़ भी डिबेट का हिस्सा थी कि इसमें एनरोलमेंट कम हो रही है, बच्चों का ट्रेंड नहीं है, फिर जो बच्चे कर भी रहे हैं उनमें कुछ स्किल नहीं होता, और उससे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा हमें चैलेंज पेश हो रहा है क्योंकि इसमें स्किल कोई नहीं होती। तो अब इसको ये सारे सिनेरियो में जो मैंने आपके साथ रखा कि एक तो ये है ग्लोबल प्रैक्टिस डिफरेंट है, हमें दुनिया के साथ चलना है। दूसरा ये है कि जो हम चला रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं और उस डिग्री के नतीजे में बच्चों में कोई स्किल नहीं है, कोई लाइफ स्किल उनको हम नहीं सिखाते, ना उनमें कोई स्किल इनकलकेट करते हैं। नतीजा ये है कि उनमें जो जॉब
की रेशो है वो बड़ी लिमिटेड सी है, और वो भी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बिल्कुल ही ये डिग्री वाला बच्चा जो है उनके किसी काम का नहीं है, या उसको जॉब जो है वो डिग्री के हिसाब से, क्योंकि वो क्लेम ही है कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री है। और तो इसलिए हमें दुनिया के तकाज़ों के साथ भी चलना है और हमें उसी तरह चलना है जैसे दुनिया चाहती है। अब दुनिया में क्या है, देखिए दुनिया भर में ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरा खुद ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, मैं खुद भी बहुत से मुल्कों में गया हूँ, देखा है। अमेरिका में ख़ास तौर पे चूँकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम अमेरिका का माना जाता है, वहाँ पर भी यही प्रैक्टिस है कि हायर सेकेंडरी के बाद 2 साल की जो स्टडी है, जो 4 सेमेस्टर पर बेस करती है, उसे वो एसोसिएट डिग्री कहते हैं। फुल डिग्री नहीं होती, वो एसोसिएट डिग्री है। जो फुल डिग्री है, जिसे बैचलर डिग्री कहेंगे या ग्रेजुएट डिग्री कहेंगे, वो हायर सेकेंडरी के बाद 4 साल की स्टडी है और टोटल 16 साल की स्टडी है, और जिसको वो बीएस स्टडी कहते हैं, बीएस प्रोग्राम जो हमारा। तो बीएस प्रोग्राम दुनिया भर में हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट के बाद 8 सेमेस्टर पर बेस करता है, और 8 सेमेस्टर के बाद 4 साल की स्टडी के बाद बच्चे को ग्रेजुएशन की या बैचलर की डिग्री जो है वो दी जाती है। जबकि जो बच्चे इतना अरसा नहीं पढ़ना चाहते, बहुत से बच्चे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या वो कहते हैं जी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, या बच्चियाँ जो हैं कि हम 4 साल पढ़ें, तो उनके लिए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होगा। बट दैट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वुड आल्सो बी अंडर ए सेमेस्टर सिस्टम, और वो 4 सेमेस्टर पढ़ के ये डिग्री लेके एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन ये डिग्री जो होगी, ये जिस करिकुलम के तहत होगी, इसका करिकुलम भी डिफरेंट होगा और इसका एवेल्यूएशन मेथड भी सेमेस्टर होगा। तो इसमें बच्चों में जो पोटेंशियल है जॉब का या स्किल जो है, वो बीए बीएससी के मुकाबले में बहुत बेहतर होगी। ये उधर तो है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ज़ाहिर है उसमें बहुत सा हमारे यहाँ उससे मुख्तलिफ है। वहाँ पर वहाँ कम्युनिटी कॉलेजेस ये डिग्री ऑफ़र करते हैं, और अमेरिका में हज़ारों की तादाद में कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जो एडीपी प्रोग्राम हर फील्ड में 2 साल की डिग्री ऑफ़र करते हैं, जिसे एसोसिएट डिग्री कहा जाता है। और ये उसमें वो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के तहत इसको चलाते हैं अंडर सेमेस्टर सिस्टम, कि जो चीज़ क्लासरूम में पढ़ाई जाती है थ्योरेटिकल, वो उससे रिलेटेड उनको फील्ड एक्सपोजर भी देते हैं, ताकि उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो। और ये इसका मेन इसकी स्पिरिट है कि एसोसिएट डिग्री वुड बी अंडर सेमेस्टर सिस्टम, एंड अंडर दिस प्रोग्राम देखें ना, सेमेस्टर सिस्टम में क्या अप्रोच होती है। जो इन कॉलेजों में बीएस प्रोग्राम हो रहा है, और आपने अगर बीएस प्रोग्राम को पढ़ाया या आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कि उसमें बीएस प्रोग्राम में आपको एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज बेस बनाई जाती है, कि शुरू के सेमेस्टर होते हैं उसमें आपको डाइवर्स फील्ड में स्टडी नॉलेज दिया जाता है, और फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेमेस्टर सिस्टम के तहत बीएस में, और अब एडीपी में आगे होगा, कि कम से कम 1 या 2 सेमेस्टर कंप्यूटर से मुतालिक होते हैं, कंप्यूटर स्किल के मुतालिक, कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, और कंप्यूटर के जो बेसिक प्रोग्राम है वो आपको बताए जाते हैं। फिर साथ साथ आपको ए लाइट सब्जेक्ट जो है, कुछ फिलॉसफी की भी पढ़ाई जा रही है, सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है, कोई हालांकि आपका कोर सब्जेक्ट जो है वो और है। मसलन अगर आपका कोर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आपका कोर सब्जेक्ट जो है वो जर्नलिज्म है, जिसमें आप एडीपी की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन शुरू के सेमेस्टर्स में आपको उससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कुछ लाजमी पढ़ाए जाएंगे जो कंपलसरी है। जैसे कंप्यूटर आपका स्किल है कि कंप्यूटर का एक कोर्स पढ़ेंगे आप, या मैथ का एक कोर्स पढ़ेंगे आप, बेसिक मैथ का, या आप सोशियोलॉजी का एक कोर्स पढ़ेंगे, और फिर पहले से दूसरे सेमेस्टर में आएंगे तो थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट पे फोकस बढ़ेगा। और बीएस में क्या होता है कि चौथे सेमेस्टर के बाद जो बाकी के 4 सेमेस्टर हैं वो सारे के सारे आपके कोर सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, ताकि जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री लेनी है उसमें आपकी नॉलेज बेस ब्रॉड कर दी जाए, और शुरू में आपकी जो बेस बने वो ब्रॉड बेस्ड हो, जिसमें ए लाइट सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएं, और उसमें ख़ास तौर पे कंप्यूटर लिटरेसी आपकी बड़ी ज़रूरी है, कि आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल आता हो, कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट को कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कंसेप्ट है, और जो जैसे CPAC के हवाले से बात हुई, या जॉब का जो नया एक नई डेवलपमेंट दुनिया में हुई है, जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये है कि ये चाहे बच्चा किसी फील्ड में डिग्री ले, उस फील्ड से मुतालिक जॉब कहाँ वो कर सकता है, और कैसे वो अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करके अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, वो उसको तभी पता चलेगा जब उसको कंप्यूटर लिटरेसी होगी, जब वो कंप्यूटर के स्किल को जानता होगा
फिर उसे पता है कि किस तरीके से मैंने कंप्यूटर के ज़रिए और इंटरनेट की फैसिलिटी के ज़रिए अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में उससे रिलेटेड अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है जिसमें मुझे सोर्स ऑफ इनकम मिल सके या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकूं, बजाय कि मैं किसी की नौकरी करूं, मैं खुद कमा सकूं। तो ये देखें ना, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने सेमेस्टर में नहीं पढ़ा हुआ। सेमेस्टर में तो ये बच्चों को खुद ही सिखाया जाता है, लेकिन हमारे जो बच्चों ने डिग्रियां ली थी बीए एमए की, ख़ास तौर पर एमए वाले 16 साल की स्टडी वाले, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। क्योंकि उनको तो अब एमए किए वाले बच्चा जो है वो कहता है जी मुझे एक ही उसके पास ऑप्शन है कि लेक्चरशिप मिल जाए। अब लेक्चरशिप कितने लोगों को मिलेगी जबकि हज़ारों लाखों की तादाद के पास ये डिग्री होती हैं। तो उनके लिए चंद साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अंडर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, जिसे हम ई रोज़गार कहते हैं। वो ई रोज़गार प्रोजेक्ट फ्री प्रोजेक्ट था, लेकिन वो सिर्फ एमए पास बच्चों के लिए था जो बेरोज़गार थे, कि वो आएँ, वो 4 महीने का एक कोर्स है, वो करें। और वो यूनिवर्सिटियों में उन्होंने वो ई रोज़गार सेंटर बनाए हुए थे जहाँ पर कोई भी बच्चा जिसके पास एमए की डिग्री है और वो उसके पास रोज़गार नहीं है, वो एडमिशन ले, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, उसका सारा खर्चा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बर्दाश्त करता है। और वो बच्चे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है कि वो खुद किस तरीके से अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तलाश कर सकता है। तो और ये बच्चों ने इस्तेमाल किया। अगर आप कभी किसी ऐसे बच्चे से या ऐसे स्टूडेंट से मिलें जिसने उस ई रोज़गार प्रोजेक्ट में कोर्स किया है, वो आपको बताएगा कि उसको कितना फ़ायदा हुआ और वो किसके नतीजे में अब उसके लिए रोज़गार के कैसे मौके क्रिएट हुए हैं, जो वो घर बैठ के, अगर उसके पास लैपटॉप है और उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो वो अपने लिए अर्निंग कर रहा है। और वो अर्निंग उससे कहीं ज़्यादा है जो कोई इदारा आपको तनख्वाह की सूरत में, सरकारी इदारा आपको दे सकता है। तो ये जो चीज़ें थी, ये नए तकाजे थे जिसकी तरफ हमें अपने आप को शिफ्ट करना है। तो अब जब ये सारी डिस्कशन एचईसी लेवल पे हुई और फिर एचईसी ने उसके बाद एक रोड मैप दे दिया यूनिवर्सिटियों को। उन्होंने कहा जी 2018 तक आप बीए बीएससी को आखिरी दफ़ा एडमिशन करेंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएगा 2 साल का, और 2020 तक आपने एमए एमएससी को फेज आउट कर देना और उसकी जगह पर आपने बीएस शुरू कर देना है 4 साल का इंटर के बाद। और बीएस शुरू हो गया, पब्लिक सेक्टर कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटियों ने भी शुरू कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटियों ने एमए एमएससी को ख़त्म करने पर रिलेक्टेंट शो कर रही थी, अभी भी कर रही हैं, और वो इसको भी ख़त्म करने पर रिलेक्टेंट हैं। जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम हम चला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये नाम का, इसको तो सिर्फ नाम हम एसोसिएट डिग्री कहते हैं, बेसिकली ये बीए या बीएससी है, एसोसिएट डिग्री साइंस और आर्ट्स ही है। और इसमें प्राइवेट कैंडिडेट भी अपीयर होते हैं, रेगुलर भी पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसमें जो रियल स्पिरिट है वो इसलिए नहीं आ सकी कि यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बार बार रिक्वेस्ट करती थी एचईसी को कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। हमारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजों में अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर कॉलेजों में कि वो सेमेस्टर सिस्टम को अडॉप्ट कर सकें, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड शॉर्टेज ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस पर एचईसी ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी। लेकिन अब आपने अगर देखा होगा तो पिछले दिनों एक उनका ऐड आया था अखबार में, बहुत बड़ा ऐड था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब फर्दर कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। एमए को तो उन्होंने कहा कि आखिरी जो एक्सटेंशन है वो मार्च 2021 तक थी। इसके बाद एमए की किसी डिग्री को अगर किसी प्रोग्राम ने, किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया, जो ले चुके हैं, वो आखिरी बैच जो मार्च 21 से पहले का है, उसके बाद अगर किसी ने, यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया तो उस डिग्री को एचईसी रिकग्नाइज नहीं करेगा। लिहाजा ये ख़त्म हो चुका है। अब आपने बीएससी को करना है आफ्टर एसोसिएट डिग्री। और जो एसोसिएट डिग्री है इसको सेमेस्टर पर कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कहा जी आप जल्द से जल्द करें, क्योंकि बीए बीएससी जो है वो अभी चल रहा है, नाम बदल गया। क्योंकि ये पिछले साल जब ये मीटिंग हुई थी तो एचईसी के चेयरमैन ने कहा था कि नाम तो आपको फ़ौरन बदलना है, तो वो तो फ़ौरन बदल गया, लेकिन स्कीम ऑफ स्टडीज़ अभी नहीं बदली, क्योंकि ये बदलनी है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने, जो कि रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टैट्यूटरी इदारा है। जब वो इसके करिकुलम को रिवाइज़ करेंगे सेमेस्टर के मुताबिक और सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन भी सेमेस्टर पर लाएंगे, तो ये फिर एग्जैक्टली उसके मुताबिक आ जाएगा। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क आएगी और जो रेजिस्टेंस है या जो मुखालफत है यूनिवर्सिटीज़ की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बुनियादी फैक्टर यूनिवर्सिटीज़ का मॉनेटरी बेनिफिट है, जो हम वेस्टेड इंटरेस्ट कह लें आप उसको। तो जो उनका मॉनेटरी बेनिफिट ये है कि इस ट्रेडिशनल प्रोग्राम में प्राइवेट कैंडिडेट भी अपीयर हो सकता है, जो लाखों की तादाद में अपीयर होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के रेवेन्यू का सोर्स बनते हैं और यूनिवर्सिटी से रेवेन्यू कमाती है उनकी फ़ीस की सूरत में। आप घर बैठे ये डिग्री ले सकते हैं। जब ये सेमेस्टर पे कन्वर्ट हो गया
तो फिर प्राइवेट एग्ज़ाम की प्रोविजन ख़त्म हो जाएगी, फिर यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकेंगी और उनको अच्छी खासी रकम या रेवेन्यू जो फीस की सूरत में वो जनरेट करती थी उससे उनको महरूम होना पड़ेगा। ज़्यादा उनका बजट भी इफेक्ट होगा, लिहाजा वो इसमें हीलो हुज्जत से काम लेती रही हैं और इसको डिलिंग टैक्टिक्स के तहत इसको अभी तक उन्होंने उस स्पीड के साथ रिप्लेस नहीं किया जैसे एचईसी उनको प्रेशराइज कर रहा था। और अभी तक इसमें क्योंकि आई एम वर्किंग एज प्रिंसिपल, मुझे पता है कि अभी तक हमारा एडीपी सेमेस्टर पे नहीं गया और ना ही इनका करिकुलम रिवाइज्ड हुआ है और यूनिवर्सिटी ये कहती है जी हम कर रही हैं, इस पर टाइम लगेगा। तो कोशिश उनकी ये है कि ये प्राइवेट जो है ये भी रहे, ये बेशक कर दें एडीपी सेमेस्टर पे, लेकिन प्राइवेट ख़त्म ना करें। लेकिन प्राइवेट डिग्री जो है ना वो किसी सूरत भी एनुअल सिस्टम के तहत जो डिग्री है वो एचईसी ने मानने से इनकार कर दिया और उसने डेडलाइन में फर्दर एक्सटेंड ना करने का फैसला किया। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो उनके पास फिर ऑप्शन एक ही बचेगी कि वो डिस्टेंट लर्निंग के ज़रिए तालीम हासिल करें, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम हैं उनमें जाएँ। लेकिन अफिलिएटिंग कॉलेज जो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये ऑप्शन नहीं दे सकेंगी कि कोई प्राइवेट इम्तिहान दे सके घर बैठ के, क्योंकि फिर सारा प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर कॉलेजों में भी सेमेस्टर पे चला जाएगा और यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सेमेस्टर पर उसको चलाएंगी और स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी उसके मुताबिक होगी जो सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। अभी मैंने कहा कि एडीपी जो है वो उसी बीए बीएससी के पैटर्न पर चल रहा है और एचईसी की डेडलाइन जो है वो अब इसी साल की थी। अब इसमें फर्दर एक्सटेंड होता है कि नहीं, ये भी देखना है कि कितनी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी की मैंने मिसाल दी वो बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसने अपने प्रोग्राम सेमेस्टर पर शिफ्ट करके इसको एनुअल की बजाय सेमेस्टर पर ले गए हैं और उनके एफिलिएटिंग कॉलेजेस जो हैं अब एडीपी सेमेस्टर सिस्टम के तहत करवा रहे हैं, उसी करिकुलम के तहत जो उनकी एफिलिएटिंग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ने अप्रूव किया है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ अभी इसमें स्लो हैं। तो बाकी हम जो बात मैं आपसे कर रहा था, बेसिकली जो स्कीम है वो क्या है बेसिक स्कीम ये है कि एडीपी प्रोग्राम शुरू करना है, जो विजन है जिसके तहत एचईसी ने इनिशिएटिव लिया और फिर उसके बाद पीएचईसी ने भी, क्योंकि मैंने 2015-16 की बात की, मैंने कहा ये बड़ा बेंचमार्क है क्योंकि इसी साल ये डिबेट शुरू हुई, इसी साल सीपैक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसका फैक्टर भी इसमें शामिल हो गया और यही वो साल है जब यहाँ पर पंजाब में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का क़याम अमल में आया और ये चारों सूबों में कहा गया कि बनेंगे अलहदा से हायर कमीशन, लेकिन सिर्फ सिंध और पंजाब में बने और सिंध वाला भी उस तरह एक्टिव ना हो सका, लेकिन पंजाब में जो ये बना तो पंजाब में बनने के बाद ये अब तक बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और इसके बनने के बाद कॉलेजेस के लिए ख़ास तौर पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं जो पहले एचईसी, चूँकि एचईसी के मैंडेट में कॉलेजेस नहीं थे तो पीएचईसी के मैंडेट में ये हैं। तो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ कॉलेज कैडर के टीचर को ऑफ़र कर रहा है जो एचईसी नहीं करता था, क्योंकि एचईसी कहता था कि उसका मैंडेट सिर्फ यूनिवर्सिटी है। तो पीएचईसी जो है वो हर तरह की, चाहे वो पोस्ट डॉक स्टडी है, चाहे वो पीएचडी की स्टडी है, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो भी है वो सारी, जैसे ये ट्रेनिंग भी पीएचईसी के स्टेट प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो 2015-16 में ही पीएचईसी बना, तो पीएचईसी ने एचईसी की उसी डायरेक्शंस के तहत यहाँ पर जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी, जिसको उस वक्त डॉक्टर निज़ाम हमारे चेयरमैन थे, पायनियर चेयरमैन, पहले चेयरमैन थे, तो वो चूँकि अमेरिका में भी बहुत अरसा रहे थे और कम्युनिटी कॉलेज के सेटअप को भी समझते थे कि वहाँ पर अमेरिका में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कम्युनिटी कॉलेज के तहत कैसे चलता है। वो चाहते थे कि हमारा बीए बीएससी भी जो है उस पर हम शिफ्ट कर दें और हमारे यहाँ बच्चों को भी स्किल्ड एजुकेशन दी जाए उसी पैटर्न पे। और हम जो ये डिबेट वही थी कि ये जो बेरोज़गार पैदा कर रहे हैं जिनमें कोई स्किल नहीं है और हर साल लाखों की तादाद में ये डिग्रियाँ ले रहे हैं, लेकिन इनकी डिग्री जो है इसमें चूँकि इनके लिए उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए लिमिटेड हैं कि उनके पास इस डिग्री की बेस पर कोई स्किल नहीं होता, लिहाजा वो एब्जॉर्ब नहीं होते और इस बेरोज़गारी की वजह से कई तरह के मसाइल जो है पैदा हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब वो पायलट प्रोजेक्ट, ये 3 स्ट्रीम्स थी जो एचईसी की बनाई हुई 3 स्ट्रीम्स हैं जो एचईसी ने चाह रहा था कि हम ये इंट्रोड्यूस करवाएं पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में। पहली स्ट्रीम ये थी कि मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट शुरू किए जाएं, स्किल्ड बेस्ड, और स्किल्ड बेस्ड मार्केट ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके हो और या जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, वो शुरू किए जाएं 2 साल के 4 सेमेस्टर के कोर्सेज के साथ। और दूसरा एडीपी प्रोग्राम सोशल साइंसेस की स्ट्रीम है और कॉमर्स की स्ट्रीम है, जिसे कहेंगे एसोसिएट डिग्री आर्ट्स या कॉमर्स।
और तीसरी स्ट्रीम है जो बीएससी को रिप्लेस करेगी, वो है एसोसिएट डिग्री इन साइंस, वो चाहे वो नेचुरल साइंस है या प्योर साइंस है। तो 3 स्ट्रीम में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बट तीनों स्ट्रीम जो है अंडर सेमेस्टर सिस्टम वर्क करेंगी और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्रियां ऑफर करेंगी। तो अब ये तो एचईसी का रोड मैप था, लेकिन इसमें पहली स्ट्रीम को एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने अडॉप्ट किया, और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम चलाएंगे सेलेक्टेड कॉलेजेस में। और इसके लिए उन्होंने 4 कॉलेजेस सेलेक्ट किए, और उन 4 कॉलेजेस में एक कॉलेज हमारा कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप, एक कॉलेज मुल्तान का कॉलेज था, आपका ये जो कॉलेज है सिविल लाइंस कॉलेज मुल्तान जो है, मुल्तान का सिविल लाइंस कॉलेज था, और 2 बच्चियों के कॉलेज थे, एक गुजरांवाला का कॉलेज था, मॉडल कॉलेज गुजरांवाला मॉडल टाउन, और एक फैसलाबाद का कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कारखाना बाजार फैसलाबाद। 4 कॉलेजेस में ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला किया गया, और इसके लिए एक उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सर्वे करके इन 4 कॉलेजेस के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की, और उन्होंने कहा जी कि एचईसी का अपना एक स्टडी है पीएचईसी की, कि ज़ाहिर है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो स्किल्ड बेस्ड थे उसमें उन्होंने कहा जी इसमें होटल मैनेजमेंट है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें डी फार्मेसी है, इसमें लीगल वो पैरालीगल है, इसमें पैरामेडिकल से मुतालिक शोबे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसके लिए हमारे पास रेलिवेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस आप 4 जो ऐसे प्रोग्राम जो आप चला सकते हो, हमने चूंकि इसको देखना है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, तो जो आप लोग ऐसे प्रोग्राम चला सकते हो जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, वो कौन से हैं। तो उसमें फिर ये तय हुआ कि 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो जिसके लिए हमारे पास टीचर हैं, लैब्स भी हैं, और उसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम चला सकते हैं, और दीज प्रोग्राम आर कंपैरेटिवली ऑफर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डिग्री प्रोग्राम्स। उसमें कौन सा था, एक कॉमर्स एंड फाइनेंस की स्ट्रीम थी, एक मीडिया स्टडीज़, चूँकि मीडिया का ग्रोथ हुआ था तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो पहले जर्नलिज्म कहलाता था, यानी मीडिया स्टडीज़ उसी से रिलेटेड है ये भी डिग्री। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके बगैर अब आज की तालीम ही मुकम्मल नहीं होती, तो आईटी से रिलेटेड भी हमारे पास लैब्स हैं, कंप्यूटर हैं। और ये एक चौथा जो था, ये चूँकि फैसलाबाद का कॉलेज जो था वो फैसलाबाद टेक्सटाइल का हब है, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टेक्सटाइल, पंजाब यूनिवर्सिटी भी ये डिग्री देती है, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ भी दे रही थी। तो प्रिंसिपल फैसलाबाद ने कहा, जो फीमेल कॉलेज की थी, कि हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पर भी करवा सकते हैं, ये हमारे पास ये भी गुंजाइश मौजूद है। तो 4 डिग्रीज प्रोग्राम का तय हुआ कि इनको यूनाइटेड स्टेट्स के कम्युनिटी कॉलेज के मॉडल पर एज ए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, और प्रिंसिपल से ये कहा गया कि आपने अगर ये प्रोग्राम चलाना है तो हम फौरी तौर पर तो आपको कुछ नहीं देंगे, ये आपने इसको आप बता दें, विलिंगनेस दे दें। हमने विलिंगनेस दे दी 4 प्रिंसिपल्स ने कि हम इसको कर सकते हैं, अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ी स्टाफ की कोई, तो हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम इसको इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। अब ये जो विलिंगनेस थी ये एक गुड टास्क के लिए थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारा बीएससी प्रोग्राम फ्लॉप हो रहा है, उसमें अब बच्चों की इंटेक कम हो रही है, उसमें हमारे लिए चैलेंजेस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसके लिए कंडीशन साथ ये थी कि आपने इसको जब शुरू करना है तो आपने बीए को ख़त्म करना है। बीएससी चलता रहेगा लेकिन बीए की जगह पर ये शुरू होगा, तो बीए को ख़त्म करके ही हम ये कर सकेंगे। चुनाचे बीए को उसी साल फेज आउट कर दिया और इसको हमने लॉन्च कर दिया। अब ये जो शुरू करने के मराहिल थे ये बड़े टीडियस थे, क्योंकि पीएचईसी इनिशिएटिव ले रहा था, और यूएस कम्युनिटी कॉलेज मॉडल पर हमें भी मौका मिला वहाँ उसको स्टडी करने का। मैं खुद भी गया वहाँ पर जाके उनके सारे को, लेकिन वो हर कॉलेज वहाँ पर ऑटोनोमस कॉलेज था और वो डिग्री अवार्डिंग था, तो उनके पास बहुत से एज थे। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम उससे कितना के करीब अपने इस प्रोग्राम को ला सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये डिग्री हमने तो देनी नहीं थी, ये डिग्री देनी थी हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ने, और हम एफिलिएटेड थे 2 यूनिवर्सिटियों के साथ। एक कॉलेज बीजेडयू के साथ था जो मुल्तान वाला था, और 3 कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थे। तो उसमें फिर ये जनाब कहा गया कि भाई हम इसका करिकुलम इस तरह डिज़ाइन करें कि 4 सेमेस्टर्स में बच्चों को हम इतना स्किल्ड कर दें कि वो उसकी रेलेवेंट फील्ड में इस काबिल हों कि वो जॉब मार्केट में अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकें।
तो उसमें हमारे जो कंसर्न टीचर थे उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ, पीएचईसी और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी एसोसिएट डिग्री खुद तो अपने ऑफ़र नहीं करती अपने कैंपस पे, वो तो बीएस प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। ये डिग्री कॉलेज में आनी है, 2 साल की डिग्री है जो ऑफ़र की जा रही है। तो हमने जो रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था यूएस मॉडल और हम चाह रहे थे कि इसको उसी तरह किया जाए, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रीम अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो फिर बाकी स्ट्रीम्स भी कामयाब हो जाएंगी। तो हमने कहा जी कि हमारा ये है कि इसमें कोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस हो और जो ए लाइट सब्जेक्ट हैं वो शुरू में पढ़ाए जाएं, लेकिन कोर सब्जेक्ट में हम ज़्यादा फोकस रखें। बीएस में चूँकि अप्रोच डिफरेंट है, बीएस में टाइम स्पेस ज़्यादा है, वहाँ 4 साल हैं, सेमेस्टर 8 है, तो वहाँ पर ए लाइट सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, कोर सब्जेक्ट आगे जाके आता है। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोर सब्जेक्ट को हम शुरू में ही ले लें और उस पर ज़्यादा एम्फेसिस रखें। तो हमने कोर्सेज़ को, हमारे कंसर्न जो हेड्स थे, टीचर थे जो फील्ड के जिन्होंने की हुई थी, उन्होंने कहा जी कैसे हम बच्चों को स्किल्ड कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी इसमें ये चीज़ें हम कर दें कोर्स में। तो जो हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी वो कहती थी जी हम तो, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इसको अप्रूव नहीं करेंगी इस तरह, और ये एक लेंथी प्रोसेस है, इतनी जल्दी होना नहीं। अगर आप इसी साल शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है, और वो ये है कि हमारा जो बीएस प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में, और जो बाज़ एफिलिएटिंग कॉलेजेस भी चला रहे हैं, उसमें से आप कोर्सेज़ अपने सेलेक्ट कर लें। वो आप जो कहेंगे वो हम कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर एक कोर्स 7वें सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है और यहाँ चूँकि टोटल कोर्स ही 4 सेमेस्टर का है, तो आप उसको कहते हैं कि यहाँ पर आप उसको तीसरे में लेना चाहते हैं, दूसरे सेमेस्टर में, तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। कोर्स वो अप्रूव्ड हैं जो बीएस के हैं, उनके कोर्सेज लेके आप उसका सेमेस्टर चेंज कर लें तो उस पर तो एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने कोर्सेज वही लेने हैं जो बीएस में पढ़ाए जा रहे हैं। उससे हटकर हमारा स्टैट्यूटरी बॉडीज इतनी आपको वो नहीं इतनी आसानी से अप्रूवल देंगे। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज बन गया। चले, हमें फिर वही रखा गया कि हमने उनके एग्जिस्टिंग बीएस प्रोग्राम में से कोर्सेज लेके अपने ये क्रेडिट आवर्स पूरे किए इन 4 सब्जेक्ट्स के, जो कि जिसका डिग्री प्रोग्राम हमने 2016 में 4 कॉलेजों ने लॉन्च किया, और उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट की। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि एसोसिएट डिग्री होती थी। अब तो खैर एसोसिएट डिग्री बाद में तो उन्होंने तमाम चूँकि सब्जेक्ट्स अब एसोसिएट डिग्री कहलाते हैं, उस वक्त ये सिर्फ पहली स्ट्रीम को पायलट प्रोजेक्ट पे लिया गया था 2016 में। तो इसमें जब ये लॉन्च कर दिया गया तो ये एक डिस्कशन के हमारे सामने आई। हमने जब इसको शुरू किया तो पेरेंट्स को हमने अखबारों में ऐड हमने भी दी, पीएचईसी ने भी दी कि हम जो है मीनिंगफुल एजुकेशन देना चाह रहे हैं बच्चों को। हमारे टीचर ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस उस वक्त शो की, स्टाफ जो था कि आप बीए ख़त्म कर रहे हैं, इससे स्टाफ सरप्लस हो जाएगा, और इवन एचईडी भी इस पर रेजिस्टेंस कर रहा था कि इसको ख़त्म ना करें, इसके पैरेलल चलाएं इसको। लेकिन वो तो असल तो मकसद ये था कि उसको ख़त्म करके देखा जाए कि, तो टीचर्स का कंसर्न ये था कि हमारे टीचर के वर्कलोड का क्या बनेगा। तो उसमें फिर उनको बताया गया, और उनके साथ जो हर प्रिंसिपल ने इंटरेक्ट किया, मैंने भी किया। मैंने कहा जी इसमें चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है तो इसकी अप्रोच ऐसे होती है कि इसमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और इसमें कोई भी टीचर जो है वो सरप्लस नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस्लामियात भी होगी, इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ भी होगी, इसमें कॉमर्स भी होगा, इसमें पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स हो सकता है, सोशियोलॉजी का भी हो सकता है, इसमें और भी कोर्सेज हो सकते हैं। कॉमर्स में अगर पॉलिटिकल साइंस ऐसे पढ़ाया जा रहा है ए लाइट सब्जेक्ट, तो मीडिया स्टडी में सोशियोलॉजी पढ़ाया जा सकता है, फ़िलासफ़ी पढ़ाया जा सकता है, सोशल वर्क पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें बाकी सब्जेक्ट के टीचर इन एरियाज़ में अपना वर्कलोड पूरा कर लेंगे, क्योंकि सेमेस्टर की अप्रोच ये होती है कि उसमें शुरू में डाइवर्स फील्ड में पढ़ाया जाता है और कोर सब्जेक्ट साथ साथ चलता है, और आखिर में जाके फोकस कोर सब्जेक्ट पे होता है। लिहाजा इसमें किसी के कोई, और वाकई वही बात हुई, किसी के भी कोर्स वर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो हमने चूँकि बीएस वाली अप्रोच पर इसको डिज़ाइन किया था। तो ये बहरहाल जनाब इस पर हमने लॉन्च किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। 100 सीट्स थी आईटी में, और 50-50 इसमें सीटें दी थी बाकी सब्जेक्ट्स में एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ ने, लेकिन उससे 3 गुना ज़्यादा एप्लीकेशनें आई, और हमने बच्चों को इसमें एडमिशन दिया। इसमें बच्चों के लिए कुछ शुरू में तो जनरल मेरिट पर एडमिशन दिया गया, बाद में एक कंडीशन लगा दी कि बच्चों के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैथ का पढ़ना इंटर में ज़रूरी है, और कुछ और इस तरह सब्जेक्ट। लेकिन बहरहाल
ये बड़ा यानी पॉपुलर हुआ। इसमें कुछ रिजर्वेशंस आए बाद में जब ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि अगर ये तजर्बा हम कर रहे हैं तो क्या इसके नतीजे में ये किस हद तक मुख्तलिफ होगा हमारे ट्रेडिशनल बीए प्रोग्राम से, और हम किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे कि हमारा बच्चा ये ज़्यादा स्किल्ड है उस बच्चे से जिसने बीए किया हुआ है। तो उसमें जब यूएस मॉडल की बात करते थे तो हमने कहा जी वहाँ पर तो थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चलते हैं, और कोर्सेज भी ऐसे होते हैं कि क्रेडिट आवर्स में चीज़ शामिल होती है कि बच्चे को जब क्लास में चीज़ जो पढ़ाई जाती है उसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। जब प्रैक्टिकल साथ ही होता है, जो भी फील्ड में वो डिग्री ले रहा है उसकी जो एप्लीकेशन है उस सब्जेक्ट की वो भी साथ साथ उसको बताई जाती है, तो बच्चे का इसलिए नॉलेज बेस बढ़ता है और इसी वजह से उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आसान होती है। लेकिन यहाँ पर तो हम बीएस की अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और हम कोर सब्जेक्ट पर सारा फोकस भी नहीं है। तो इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि बच्चे को जब 4 सेमेस्टर ख़त्म हो तो बच्चे के पास स्किल हो और उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो, उसका नॉलेज बेस साउंड हो। तो वो हमारी बात के कोर्सेज़ को हम ऐसा डिज़ाइन करें, वो यूनिवर्सिटी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसके फिर तौर उसके सोल्यूशन के लिए कि टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड एक्चुअल प्रैक्टिस एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर की प्रोविजन रखी गई, जो कि अब तकरीबन उन तमाम कॉलेजेस में बनाए जा रहे हैं जहाँ बीएस प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, और अल्टीमेटली ये तमाम कॉलेजों में बनाए जाएंगे उन एसओपीज़ के तहत जब एडीपी भी सेमेस्टर पे चला जाएगा। तो हमें कैरियर काउंसलिंग सेंटर के लिए कहा गया, यही इनिशिएटिव भी पीएचईसी ने लिया कि आप इसको इस्टेब्लिश करें, आप हमें बताएं कि आप निशानदेही करें कि आपने कौन सी जगह एलोकेट की है, पीएचईसी आपकी फंडिंग करेगा। उन्होंने फंडिंग की 4 कॉलेजों की, और साथ ही उनको कहा जी कि आपने इसके एसओपीज़ के मुताबिक इसको चलाना है, और प्रिंसिपल जो है इसका मैनेजर होगा उसने, और कुछ इंसेंटिव भी रखे जो प्रिंसिपल को, और एक टीचर होगा जो मैनेजर होगा इसका, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, एक नायब पास 4 बंदों की टीम होगी, और एक साइकोलॉजी का टीचर एज ए वॉलंटियर ले लें। और इसका एसओपीज़ क्या थे, बेसिक काम क्या था कैरियर काउंसलिंग सेंटर का, क्योंकि ये बड़ा हमारा एक्टिव रहा और हमें बड़ा अच्छा खासा बजट मिला शुरू में, बाद में कुछ अरसे बाद वो हमसे विड्रा कर लिया गया, लेकिन हम अपने फंडों से भी इसको कैरी ऑन करते रहे। लेकिन इसका बुनियादी काम ये था कि ये बच्चों को जो चीज़ थ्योरी में टीचर क्लास में उसको पढ़ाएगा उससे मुतालिक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के देने के लिए प्रोग्राम अरेंज करेगा, यानी वर्कशॉप, सेमिनार्स, सिंपोजियम्स, लेक्चर्स, इंटर्नशिप्स, जॉब फेयर्स, ये जो चीज़ें हैं ये इसका काम है कैरियर काउंसलिंग सेंटर का कि वो प्रोग्राम अरेंज करे, उसके लिए बजट बनाए, प्रिंसिपल से अप्रूवल ले। अब हमारे लिए सहूलत ये थी कि चूँकि ये पायलट प्रोजेक्ट था, पैसे मौजूद थे, और जो भी इसका मैनेजर था कैरियर काउंसलिंग सेंटर का वो और हमें कहा गया कि आपने क्वार्टरली रिपोर्ट पेश करनी है। एक फॉलोअप बड़ी अहम चीज़ होती है। अब कैरियर काउंसलिंग सेंटर जब पंजाब एचईडी ने भी कॉलेजों में बनाए, लेकिन जब फॉलोअप नहीं होता तो वो एक्टिव ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पर चूंकि पीएचईसी का पायलट प्रोजेक्ट था तो हमारा फॉलोअप भी बड़ा सख्त था कि 3 महीने के बाद आपने रिपोर्ट पेश करनी है कि आपने फ़ंड कहाँ कहाँ यूज़ की और कौन कौन सी एक्टिविटी क्रिएट की बच्चों के लिए। तो हम रेगुलर ये करवाते रहे, सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉमर्स से रिलेटेड भी। ये मैं आपको कैरियर काउंसलिंग सेंटर का भी एक सेशन लूँगा तो उसमें उसकी डिटेल बताऊँगा कि कितना इफेक्टिव रहा ये सारा सिलसिला, कि हम बच्चों को अगर एक चीज़ थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, बस स्टॉक एक्सचेंज बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स के बच्चे को कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इस किस तरह वर्क करता है, तो बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज का विजिट करवाया, बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग खुद दिखाई और वहाँ जाकर वो सवाल जवाब करते थे। तो जब बच्चे खुद स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग देख रहे थे, पूछते थे कि शेयरिंग कैसे होती है, शेयर की परचेज और सेल कैसे होती है, और ये पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है, तो वहाँ की मैनेजमेंट उनको एक कोई ब्रीफिंग दे रही है, तो उससे बच्चों को जो नॉलेज मिलता है वो खाली थ्योरी से नहीं मिलता। इसी तरह मीडिया स्टडीज़ के बच्चों को मीडिया हाउसेस में ले जाना, प्रोग्राम रिकॉर्ड कैसे होता है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, स्क्रिप्ट पहली स्टेज है, सेट डिज़ाइनिंग कैसे बनता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, वो पूरा उनको प्रोसेस दिखाना। आईटी बच्चों को लेकर सॉफ्टवेयर और उसमें जाना कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन होते हैं, टेक्सटाइल वाले बच्चों को लेकर फैसलाबाद वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके सारा उस पर, तो बच्चों को जो वो पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में उनको एक्सपोजर फील्ड का भी साथ ही साथ हम देते रहे। और उससे मैं ये बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात करता हूँ कि जब हमारे 3 बैच पास ऑन हो चुके हैं, 2016 में हमने ये लॉन्च किया था, तीसरा बैच अब हो जाएगा।
तो 2 तो बिल्कुल पास ऑन हुए। और ये बच्चे की जो बेस थी, जो पहला बैच हमारा पास ऑन हुआ, क्योंकि मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा था कि हम एमए भी करवा रहे थे जर्नलिज्म में, और एमए वाले बच्चे की नॉलेज बेस इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी हमारे इस पायलट प्रोजेक्ट में जो बच्चा पढ़ रहा था उसकी थी। कि वो उस अप्रोच की वजह से जो इस डिग्री के तहत हमने फॉलो की कि बच्चे को थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चलानी, हालांकि ज़रूरत तो ये थी कि करिकुलम का हिस्सा था। अब ये जो चीज़ें थी कि बच्चे ने बच्चे को सेमिनार हमने बिठाना है या वर्कशॉप करवानी है या उसको फील्ड एक्सपोजर देना है, विजिट करवाना है या इंटर्नशिप करवानी है, ये उसके क्रेडिट आवर्स में शामिल नहीं थी, ये उसकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं मान रही थी। हमने अपने तौर पर ये एक्टिविटीज जनरेट की ताकि बच्चे की नॉलेज बेस मजबूत हो। लेकिन अगर उसकी ये करिकुलम का हिस्सा होता और उसके क्रेडिट आवर्स में चीज़ शामिल होती कि उसने ये चीज़ें करनी है, तो फिर उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट साउंड होता कि आप करिकुलम ही ऐसा बना रहे हैं जिसमें बच्चे को पता है कि अगर मैंने ये करना है तो मुझे डिग्री मिलनी है। जैसे बीएस में बच्चे को क्रेडिट आवर्स में शामिल है कि उसने आखिरी सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट करना है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो उसको देना है, उसके क्रेडिट आवर्स हैं और वो उसने क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, या उसने इंटर्नशिप करनी है वो भी उसके क्रेडिट आवर्स का हिस्सा है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हमने चूंकि इसको स्कीम को अपनी मर्जी से नहीं कर सके, हम यूनिवर्सिटी इस पर एग्री नहीं कर रही थी, तो हमने उसकी कमी जो है वो कैरियर काउंसलिंग सेंटर से पूरी करने की कोशिश की, थ्योरी और प्रैक्टिकल के गैप को ब्रिज किया जाए। अब ये प्रोजेक्ट चला, मैंने बताया कि बहुत इफेक्टिव था, बच्चों की नॉलेज बेस इससे काफ़ी बेहतर थी, बच्चों को जॉब भी मिली, इसकी भी एक सबूत जो दूंगा कि बच्चों का बेटर बेस बनी इससे। अब जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो हमें चैलेंजेस भी आए जिसका हमें पता लगा भी। अब इस द मीन टाइम जब ये पहला बैच गया हमें कुछ चैलेंजेस आए जिसका हमारे पास भी जवाब कोई नहीं था, फिर से उस प्रोग्राम पर इफेक्ट भी आ रहा है आने वाले एडमिशन में। इन द मीन टाइम HEC ने फैसला कर लिया कि वो रोड मैप दे दिया कि अब हमने पुराने प्रोग्राम को ख़त्म करके इस नए प्रोग्राम पे आना है। अब एसोसिएट डिग्री सिर्फ पहली स्ट्रीम में नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा अब तीनों स्ट्रीम नाफज हो जाएंगी और हम अब एसोसिएट डिग्री पे आ जाएंगे अंडर। जैसे मैंने कहा कि अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ, MA फेज आउट हो चुका है, लेकिन BA अभी भी चल रहा है ADP के नाम के साथ, लेकिन ADP की स्पीड अभी नहीं आई। ये स्पीड यही है जिस पर हम चला रहे हैं, जो हम पहली स्ट्रीम चला रहे हैं। अभी दूसरी और तीसरी स्ट्रीम ने उस पर आना है और उसके लिए जिम्मेदारी है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ की कि उनके स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इसको करिकुलम को उसके मुताबिक शिफ्ट करें और मोड ऑफ एवेल्यूएशन भी सेमेस्टर पर शिफ्ट करें। लेकिन अब जो हमें चैलेंज आया कि जब हमारा बच्चा चौथे सेमेस्टर में आया और या वो कर गया, तो अब बच्चे के वालिदैन ये पूछते थे जी अब बच्चा फर्दर पढ़ना चाहता है तो वो क्या करे। अब वो ADP के बाद वो चाहता है मैं BS करूं तो वो क्या करे। तो अब हम PHEC का चूंकि प्रोजेक्ट था तो हम PHEC से कहें जी बच्चा, तो अब इनके वालिदैन को हम क्या जवाब दें कि वो अपनी कंटिन्यू स्टडी कैसे कर सकता है। वो कहता है जी देखें ना, अमेरिका में भी ये होता है कि अमेरिका में भी एसोसिएट डिग्री पर वो जॉब नहीं मिलती जो BS की बेस पर मिलती है। जो एसोसिएट डिग्री करते हैं वो 2 साल पढ़ते हैं इंटर के हायर सेकेंडरी के बाद, उनको ब्लू कॉलर जॉब मिलती हैं, जिसको हमारे यहाँ हम आसान लफ्ज़ों में कहें 13, 14, 15 स्केल की। लेकिन जो गस्टेड जॉब है जैसे 17 ग्रेड की है या बड़ी अच्छी जॉब है वो हमेशा BS डिग्री वालों को मिलती है। तो अब बच्चा कहता है मैंने फर्दर पढ़ना है, और वहाँ पर ये होता है कि एसोसिएट डिग्री में कॉलेजेस में फीसें कम होती है, तो ज़्यादातर बच्चे 4 सेमेस्टर वहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कॉलेजों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। तो बाकी के 4 सेमेस्टर वो यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करके BS कर लेते हैं और उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री आ जाती है। देन दे वुड हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंपेयर टू एसोसिएट डिग्री। अब हमारा बच्चा अगर कहता है जी मैंने एग्जिट नहीं लेनी, लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन उसको ब्लू कॉलर जॉब मिलेगी इस डिग्री की बेस पे। वो अगर कोई वाइट कॉलर जॉब लेना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसको BS करना है। अब वो फर्दर पढ़ना चाहता है तो क्या करें। अब वहाँ पर चूंकि ये डिग्री यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवा रही थी और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत PHEC ने शुरू की, अब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मौक़िफ़ ये था कि हम तो ऐसे बच्चे कि आपके बच्चे को अपने BS के 5वें सेमेस्टर में दाखिला नहीं दे सकते। अगर उसने फर्दर पढ़ना है तो वो हमारे 2 साल के MA जो हम करवा रहे हैं उसमें आ जाए, हम उसको एडमिशन दे देंगे। लेकिन जो बच्चा 4 साल सेमेस्टर में पढ़ा है वो अब एनुअल में जाके MA करे, ये उसकी एजुकेशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी पहले, चुनाचे बच्चे जो थे हमारे, कुछ बच्चे जो थे जो फर्दर पढ़ना चाहते थे उन्होंने फिर MA में एडमिशन ले लिया हमारे कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि अपनी फर्दर स्टडी मुकर्रर कर सके। लेकिन इससे हमारा प्रोग्राम की फेट मुतासर हुई कि अभी बच्चा आगे एडमिशन नहीं ले सकता, फर्दर क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। लेकिन अब आके
जब हम तीसरे बैच में पहुंचे हैं और एचईसी ने पूरा एक डिसीजन लेके यूनिवर्सिटीज़ को कन्वे कर दिया और उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चा एडीपी में सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ेगा, लाजमी तौर पर उस बच्चे को यूनिवर्सिटियाँ आगे उसको 5वें सेमेस्टर में एडमिशन देंगी। हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हम उसमें कोई ब्रिजिंग सेमेस्टर रखेंगे, शॉर्ट या समर कोर्स रखेंगे 2 महीने का, 1 महीने का, ताकि बच्चे की वो उनका ख्याल है कि कॉलेजों का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो यूनिवर्सिटी का होता है, तो कॉलेजों को थोड़ा सा बच्चों को हम उसको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर पढ़ाएंगे ताकि वो एट पार हो जाए, फिर हम उसको 5th सेमेस्टर में अपने प्रोसीजर के मुताबिक अपॉर्चुनिटी ऑफर करें अगर वो पढ़ना चाहता है तो। लेकिन अब ये एचईसी ने सर्कुलर भेज दिया है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि जो बच्चा सेमेस्टर सिस्टम के तहत एडीपी करेगा उसको एडमिशन मिलेगा और इसमें यूनिवर्सिटी इनकार नहीं कर सकती। तो अब ये अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा जो है एनुअल, जैसे आजकल हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं एडीपी पढ़ रहे हैं लेकिन वो एनुअल सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं, इस बच्चे को तो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं देगी। इसको तो बहरहाल फर्दर पढ़ना है तो इसके लिए कोई ना कोई डिस्टेंट लर्निंग की ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि एमए तो अब फर्दर नहीं होगा और ये बैच अभी चल रहे हैं, ये डिस्टेंट लर्निंग में जाके एडमिशन ले ले जो ओपन यूनिवर्सिटी है वर्चुअल का प्रोग्राम में। लेकिन जो बच्चा हमारे इस प्रोग्राम का बच्चा उसको एडमिशन देगा कोई भी यूनिवर्सिटी 5वें सेमेस्टर में, ये अब इन प्रिंसिपल डायरेक्शन दे दी है एचईसी ने अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि अब उनके लिए ये बार नहीं है। और अब हमारे बच्चों को हम कहते हैं कि आप अगर 5वें सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हैं तो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को ये अख्तियार एचईसी ने दिया है कि अगर उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहें, कोई ब्रिजिंग सेमेस्टर लाना चाहें या कुछ समर शॉर्ट कोर्स रखना चाहें फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन इन द 5th सेमेस्टर, वो कर सकती हैं। लेकिन आपको एडमिशन देना है उस बच्चे को जिसने 4 सेमेस्टर में एडीपी पढ़ी, एडीपी की डिग्री ली है, वो फर्दर पढ़ सकता है, बीएस कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसको अभी सॉर्ट आउट करना बाकी है, क्योंकि ये वो चैलेंजेस हैं जिसको अभी फेस करना है। अभी तो हमारा पहली स्ट्रीम पायलट प्रोजेक्ट के तहत है, अभी तो बाकी स्ट्रीम्स ने होना है। जब ये हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें उसके साथ ही एड्रेस करनी है एचईसी ने भी और एचईडी ने भी। कि एचईसी ने तो ये कह दिया, अब ये तो हो गया कि आप जब सेमेस्टर सिस्टम के तहत एडीपी ऑफर करेंगे कॉलेजों में तो बच्चा फर्दर पढ़ना चाहेगा तो आप ही के कॉलेज में वो बीएस के 5वें सेमेस्टर के लिए कोई एंट्री टेस्ट ले लें या कोई क्राइटेरिया बना लें, उसको आप एडमिशन दे देंगे ताकि वो एक डिग्री ले चुका है, आप दूसरी डिग्री के लिए फर्दर 5-4 सेमेस्टर पढ़े और उसके लिए अगर वो एलिजिबल होता है तो वो बीएस की डिग्री ले ले। वो उसे कहते हैं कंटिन्यूस स्टडी, कंटिन्यूटी ऑफ स्टडीज़, कि उसके लिए मौका है फर्दर पढ़ने का। लेकिन अब यहाँ पर एक और इशू है जिसको एड्रेस करना है, जिसके बारे में कहा तो गया है, हमारे मिनिस्टर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हायर एजुकेशन के जो हैं, और एचईसी भी कह रहा है, लेकिन इस पर अभी तक डिसीजन नहीं हो सका। और वो ये है कि जो कोर्स कोड हैं वो वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मसलन हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस का जो बीएस प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़ा रही है या ऑफर कर रही है एफिलिएटिंग कॉलेजों में, उनके जो कोर्स कोड हैं वो बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के जो करवा रहे हैं कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस में बीएस, उनके कोर्स कोड डिफरेंट है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिफरेंट है, सिंध यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, कराची यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, और जो यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान की उनमें डिफरेंट है। तो कोर्स कोड डिफरेंट होने से एक बच्चा जो एसोसिएट डिग्री हमसे लेगा और वो किसी वजह से यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटिंग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकता, और वो कहीं और चला गया है, मुल्तान चला गया है या वो भावलपुर चला गया है और वहाँ पर वो आगे अपनी स्टडी जारी करना चाहता है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी कि वो 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले, ड्यू टू दिस फैक्टर के कोर्स कोड डिफरेंट है। तो इस पर ज़रूरी यह है कि यूनिफाइड कोड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और पूरे पाकिस्तान की, और ये किसका मैंडेट है? ये एचईसी का मैंडेट है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ एचईसी के अंडर आती हैं और एचईसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जितने कोर्सेज हैं उनके यूनिफाइड कोर्सेज कोड करे, ताकि बच्चा जहां मर्जी एसोसिएट डिग्री ले और अगर फर्दर वो पढ़ना चाहे 5वें सेमेस्टर के तहत अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहे तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी जारी रख सकता है फर्दर एडमिशन लेने के बाद। तो ये हर्डल अभी है कि अभी कोर्सेज यूनिफाइड नहीं हुए और इस पर कहते हैं जी काम हो रहा है, लेकिन ये करना पड़ेगा अगर हमने एसोसिएट डिग्री सेमेस्टर सिस्टम पर लानी है तो फिर कोड कोर्सेज को भी एक ही जैसा करना पड़ेगा तमाम यूनिवर्सिटियों को, और ये जो इस वक्त प्रैक्टिस है इसको तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर अभी काम हो रहा है। तो दो चीज़ें मैंने आपसे बताई, एक तो ये
कि क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म तो अप्रूव कर दिया एचईसी ने और इसको सर्कुलर भी कर दिया है, इस पर कोई यूनिवर्सिटी इनकार नहीं कर सकती जो एचईसी के साथ अटैच है, और सारी यूनिवर्सिटी उसके साथ अटैच है और उसको फॉलो करती हैं, वो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन यूनिफाइड कोर्सेज पर अभी काम जारी है, अभी हुआ नहीं है। और दूसरा जो मसला है कि एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज, इसकी बड़ी अहम खसूसियत है अगर बच्चों को स्केल करना। दुनिया भर में जो एकेडेमिया होती है, जो तलीमी इदारे होते हैं, वो इंडस्ट्री के साथ लिंक बनाते हैं ताकि इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री जो है, वो अपनी ज़रूरतें बताती है कि हमें क्या किस तरह की लेबर चाहिए, तो उसमें फिर वो अपना इनपुट देते हैं और फिर कोर्सेज कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहते हैं। अब बाहर के मुल्कों को हम फॉलो कर रहे हैं तो बाहर के मुल्कों में तो कोर्सेज अपडेट होते रहते हैं क्योंकि नए नए तकाजे पैदा होते हैं, नई नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज जो है वो आपकी एजुकेशन को ज़्यादा मीनिंगफुल करता है और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस है जो बाहर होती है और वहाँ पर चैम्बर के लोग बाकायदा तलीमी इदारों में, ये हमारे हद तक चूँकि अदारे हम ऑटोनोमस नहीं है कॉलेजेस, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कम से कम अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को जो है जो कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं हर सब्जेक्ट का, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर एकेडेमिया इंडस्ट्रीज लिंकेज बनाएं ताकि इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री से मुराद जो जहाँ पर जिस फील्ड में वो जॉब बच्चे ने करनी है उससे मुतालिक लोगों को उनसे इनपुट लें कि वो उनको क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और उसके मुताबिक कॉन्स्टेंटली कोर्सेज को रिवाइज करते रहें और टीचर के रिफ्रेशर कोर्स करवाते रहें ताकि टीचर्स भी वो चीज़ पढ़ा सकें जो नई ऐड की गई है करिकुलम में। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसके नतीजे में हमारा सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी यूथ बेहतर स्किल्ड होगी, जिससे ये जो हमारा चैलेंज है वो थोड़ा उसमें कमी आएगी जो बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी देखें दुनिया भर में होती है, ये नहीं मैं कहता। अमेरिका में जब मैं गया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आप में जॉब की रेशो क्या है, तो वहाँ पर भी जॉब हर बंदे को नहीं मिल जाती। ये नहीं होता कि आप डिग्री लें तो जॉब आपके लिए तैयार है, जॉब के लिए आपको कम्पीट करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आप स्किल्ड तो हों कम से कम, क्यों आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ब्राइट हों, बेटर हों, बिल्कुल डॉर्मेंट ना हो कि डिग्री हाथ में है लेकिन एम्प्लॉयर आपसे ये पूछे कि आप हमें क्या करके कर सकते हैं तो आपको कुछ भी ना करना आता हो और आप दो लाइनें भी ना लिख सकें और आप हाथ में आपके पास डिग्री हो और वो भी ग्रेजुएशन की। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने बाकी कोशिश, अब जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि ये जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है एडीपी सेमेस्टर सिस्टम के तहत अंडर रिवाइज करिकुलम, इसका कंपोनेंट जो है बुनियादी कंपोनेंट आईटी इंफॉर्मेशन है, बेसिक मैथ और आईटी। अब ये हर कोर्स में पढ़ाई जाएगी, चाहे आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, एक सेमेस्टर आपने ये पढ़ना है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि कंप्यूटर लिटरेसी बच्चे को आएगी और कंप्यूटर लिटरेसी आएगी तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक आज के दौर में सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस है फ्रीलांसिंग, कि आप नौकरी नहीं करनी, आपने खुद अपने लिए जो नॉलेज इकोनॉमी पर हम फोकस करते हैं ना, वो यही है कि आप खुद अपना माइंड अप्लाई करें और ख़ुद अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें कि क्या हो। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा एक साहब है हमारे यही जिन्होंने एडीपी प्रोग्राम में डिग्री ली, उस बच्चे से मैंने पूछा तो उस बच्चे ने उसके बाद भी कोई कंप्यूटर कोर्स किए डिग्री लेने के बाद। उसने कहा सर मुझे जो है ना, मैंने एक बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन से, मेरे साथ दो दोस्त और भी हैं, तो हम टूरिज़म के हवाले से ना सर्विस ऑफर करते हैं। हमने एक अपनी वेब बनाई हुई है और हम उसमें अपनी एक फ़ीस रखी हुई है कि कोई भी शख्स जो लाहौर में आए, चाहे वो लोकल हो या फॉरनर हो, वो हम पे कांटेक्ट करें। हम लाहौर की जो टूरिस्ट रिसोर्ट है या जो हमारी हिस्टोरिकल लाहौर की बिल्डिंग्स हैं, जहांगीर का मकबरा है, शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है या और जगह म्यूज़ियम है, हम विज़िट उनका करवाएंगे और उसकी फ़ीस रखी हुई है हमने। तो सर हमसे वो जो भी आते हैं वो कांटेक्ट करते हैं, हम उनके टूर्स अरेंज करवाते हैं, उनके विज़िट करवाते हैं, उनको गाइड का रोल प्ले करते हैं। तो उसमें हमें अच्छे खासे पैसे हम अर्न कर रहे हैं, उसमें अच्छे खासे वो हम जो फॉरेनर्स जो डॉलर्स के हिसाब से हम लेते हैं। और अब देखें वो उन्होंने अच्छे खासी अपनी इनकम जो है वो खुद ही एक आइडिया के ज़रिए वो कमाना शुरू हो गए हैं। इस तरह कई और हैं, एक और हैं वो कहते हैं जी हम कोई बैजेस बना रहे हैं। अब वो मेरा मतलब है कि आपको पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपसे की फील्ड से मुतालिक है और उसमें आप एक अकेले नहीं, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप भी बना सकते हैं ना, कि 4-5 दोस्त मिल के
कोई ना कोई किसी आइडिया पर काम करें और फिर उसके तहत काम करना शुरू कर दें। आप एक को छोटी सी स्पेस चाहिए जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटी हो। तो हमने अपनी यूथ को इस तरफ ओरिएंटेशन करनी है, लेकिन साथ ही साथ जो कॉलेजों की रेलेवेंस है वो ये है कि हमने जहाँ बच्चों को स्किल्ड करना है, साथ एक अच्छा इंसान भी बनाना है। तो रेगुलर आएंगे कॉलेजों में, कॉलेज का जो बाकी का इन्वायरमेंट है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं सारी हैं, वो भी साथ साथ उनकी होगी, ग्रूमिंग भी होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनके अंदर और भी स्किल पैदा होंगे। लेकिन साथ ही साथ उनकी जो तालीम है वो भी इस तरह की होगी जिसमें उनको अपने माइंड को ज़्यादा अप्लाई करना है और जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनके साथ क्वेश्चन आंसर करके अपनी नॉलेज बेस को भी बेहतर करना है। तो हमारा जो हैंडीकैप है वो अभी फ़िलहाल जो हम फेस कर रहे हैं, एक तो ऑटोनॉमी नहीं है, ना फिनेंशियल ना एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारा इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज नहीं है, हम टोटल डिपेंड करते हैं एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ पे। जो स्पिरिट हम जिस पे बात कर रहे हैं वो कॉलेज के इख्तियार में नहीं है, वो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी अगर उस स्पिरिट को अपने सिस्टम में इनकलकेट करेगी। अब अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का मसला ये है कि अभी तक उनका जो लेजॉन है अफिलिएटिंग कॉलेजों के साथ, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, जिसको हम इजहार करते हैं कि अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो है हमारी, वो कॉलेजेस को उस तरीके से ट्रीट नहीं करती जैसे करना चाहिए उनको। हम उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स है, हमारी फ़ीस का बड़ा हिस्सा हमारी अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ को एग्जामिनेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में जाता है, स्पोर्ट्स फ़ीस में भी हम उनको पैसे देते हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग में वो उस तरह वो रोल प्ले नहीं करती। फिर इसी तरीके से और भी अपने प्रोग्राम उनके बड़े कामयाबी से देखे ना। अब वहाँ पर एक हमारा इशू जो आ रहा है, इस हमारे जो एडीपी में मसला आया कि हमें उन्होंने कहा जी कि आप सेमेस्टर सिस्टम के तहत असेसमेंट में आपको सिर्फ 40 मार्क का एवरेज वेटेज हम देंगे, 60 हमारे हाथ में रहेगा। अब उसकी रेशो 30-70 कर दी है। तो अब इसमें क्या होता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो 30 मार्क्स का है या 40 का था पहले, तो वो हमारे टीचर के हाथ में है और बाकी यूनिवर्सिटी जिससे मर्जी वो पेपर एवेल्यूएट कराए। वो रिजल्ट में फिर क्या होता है कि वो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो मार्किंग, उसको नहीं पता कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। अब अपना जो उनका कैंपस में प्रोग्राम चल रहा है वहां पर उनका अपना टीचर 100 मार्क्स की एवेल्यूएशन कर रहा है और वो किसी को फेल नहीं कर रहा, वो पुअर से पुअर स्टूडेंट को 50% मार्क्स दे रहा है। और हमारे केस में क्या है कि 70 का वेटेज उनके पास है और वहां पर वो सख्त मार्किंग कर रहे हैं। हम अगर अपने बच्चे को 30 में से 28 भी दे दें तो वहाँ इतने कम नंबर आते हैं कि वो 50 का फिगर नहीं लेता और वो फेल हो जाता है। तो हम कहते हैं जी आप हमें भी मौका दें कि हम आप अपने बच्चों की इवैल्यूएशन उसी तरह करें 100 मार्क्स में से, जैसे आप अपने बच्चे के करते हैं अपने कैंपस में जिसको एडमिशन देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये नहीं हो सकता, कॉलेजेस का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो यूनिवर्सिटी का है और आप हम डिग्री हमारी लेते हैं, लिहाजा हम आपको 100% वेटेज आपके इख्तियार में नहीं दे सकते। तो उससे होता क्या है कि इससे रिजल्ट भी डिले हुए हैं हमारे, कि 2 साल का प्रोग्राम है तो 2.5 साल में कंप्लीट हो रहा है या 2.25 साल में। और फिर वालिदैन ये सोचते हैं कि बच्चे को कहा गया था 2 साल में कंप्लीट करेगा, तो अभी 2.25 साल हो गए हैं, अभी इनके एग्जाम नहीं हुए फाइनल। और वजह ये होती है कि वो जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट होता है वो पूरी तरह कंपाइल नहीं होता, उनके एग्जामिनर रिजल्ट वक्त पे सबमिट नहीं करते। अब दो तरह से कॉलेज अगर भेज भी देंगे तो अगर एक ही टीचर के हाथ में सब कुछ हो तो आप बड़ी आसानी से आप उससे रिजल्ट मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मसला है। हमारी अभी तक ये कोशिश है कि एडीपी अगर सेमेस्टर पे जाए तो अफिलिएटिंग कॉलेजेस को पूरा वेटेज दिया जाए असेसमेंट का, इस तरह की डिवीज़न ना की जाए कि मिड टर्म जो है उसका वेटेज कॉलेज करे और फाइनल टर्म का जो मेजर पोर्शन है जिसका वो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के पास चला जाए। इससे रिजल्ट भी डिले होता है और इससे फेलियर की रेशो भी ज़्यादा होती है। फिर ये कंटिन्यूस स्टडीज़ की प्रोविजन जैसे मैंने कहा उसमें आ गई है। तो ये फिर सेमेस्टर सिस्टम के तहत एक ज़रूरी है, जैसे हमारे बहुत से प्रिंसिपल ने उस दिन बात की कि हमारे कॉलेजों में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो एग्जामिनेशन बोर्ड होता है कॉलेजों में, जो मिड टर्म एग्ज़ाम लेने के लिए आपको फैसिलिटी चाहिए, आपके पास फ़ोटोकॉपी मशीन हो, आपके पास प्रिंटर हो, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो, आपके पास एक कमरा हो जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, क्योंकि सेमेस्टर में कंटिन्यूसली आप स्टूडेंट को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। कभी सेशंस असाइनमेंट ले रहे हैं, कभी क्विज़ेस करा रहे हैं, कभी एग्ज़ाम मिड टर्म ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके साथ वो सारा पैराफर्नेलिया चाहिए होता है, लेकिन कॉलेजेस में नहीं है। तो आप एकदम इसको सेमेस्टर पर लाए। तो इसी आर्गूमेंट पर इन्होंने फिर एक्सटेंशन ली थी, लेकिन फिर बाद में कहा गया HEC की तरफ से कि आप इसको जो इन कॉलेजों में ये फैसिलिटीज़ हैं उनमें तो कम से कम करें अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़, लेकिन अभी तक इस पर इतना नहीं अफिलिएट यूनिवर्सिटी, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं जो मैंने अभी बताया। तो बहरहाल अभी जो प्रेजेंट प्रैक्टिस चल रही है, एसोसिएट डिग्री नाम तो चल रहा है
एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री साइंस, एसोसिएट डिग्री कॉमर्स, लेकिन एसोसिएट डिग्री जिस तरह हम चला रहे थे फर्स्ट स्ट्रीम में एज ए पायलट प्रोजेक्ट, वो अभी तक नहीं ना इम्प्लीमेंट हो सका बाकी सोशल साइंसेज में और नेचुरल साइंसेज में। वो भी उस वक्त होगा जब अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ उसके कोर्सेज को रिवाइज करेंगी और उसको सेमेस्टर पर शिफ्ट करेंगी एवेल्यूएशन सिस्टम को। और देखें इस पर अब कितनी देर मजीद लगती है, लेकिन ये होना है क्योंकि HEC अब इसमें फर्दर एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी हम लोगों ने MA और BA को वैसे फेज आउट कर दिया है, वो डिग्रियाँ अब रेलिवेंट नहीं रह गई। तो BS होगा या ADP होगी अंडर सेमेस्टर सिस्टम, ये 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और वो 8 सेमेस्टर का। अब सेमेस्टर में भी BS में भी कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। हमारा स्टाफ जो पढ़ा रहा है, हमें पता है हमें कितनी मुश्किलात हैं, वो खुद एनुअल में पढ़े हुए हैं तो उनको पढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है। उसके लिए हम कहते हैं जी इनकी हम वर्कशॉप्स करवाएं, उनको ट्रेनिंग दिलवाएं, वो हम करवा रहे हैं। तो देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस जिसको ओवरकम करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि चाहे आप जो मर्जी आर्गूमेंट्स दें, हमें इस सिस्टम पर आना है क्योंकि ये ग्लोबल प्रैक्टिस है और ग्लोबल प्रैक्टिस से डिविएशन हमारे लिए मुश्किल है। जो मुश्किलात हैं उसको ओवरकम करना है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ का अपना रोल है, HEC का अपना रोल है, PHEC का अपना रोल है। तो अभी हम देखते हैं कि इस पे आगे चल के क्या होता है। थैंक यू जी। अब मैं आखिरी 15 मिनट आपको दूंगा कि अगर आप इस पर कोई अपना इनपुट देना चाहें तो आप कर सकते हैं बात, प्लीज़। एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट अगर आज की गुफ्तगू